नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, जिसका हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पहले बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मेटल एंड नॉन मेटल में कि हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड से, कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हम पढ़ चुके गाइस, अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है और ये नॉन मेटल में होता है। मतलब नॉन मेटल खुद से कंबाइन होके बन सकता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को खुद से कंबाइन होके H2 बनना है, वो बन सकता है, या वो दूसरे नॉन मेटल यानी कि HCl से कंबाइन होके Cl से कंबाइन होके HCl भी बन सकता है। तो हमें यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड में मेनली 3 पढ़ने हैं। पहला सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर ले गाइस। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो उसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक हाइड्रोजन का सेल्फ कॉम्बिनेशन करा के एक एटम बनाना है, जैसे कि H2। तो हम लोग जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है गाइस। तो यहाँ पे 1 होता है, और अगर 2 इसे मिल जाए, हाइड्रोजन हीलियम हम जानते हैं 2 अगर मिल जाए तो इसका ऑक्टेट फिलअप हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन उसका 1 होता है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो आप देख सकते हैं, इसको अगर सेपरेटली ले तो इसका भी 2 हो गया और इसका भी 2 हो गया। तो ये इसका डायग्राम हो गया गाइस। कोवेलेंट कंपाउंड का डायग्राम ऐसे बनता है। तो अब मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया। और अगर जो सिंगल बॉन्ड है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर H2 में सिंगल बॉन्ड है तो HH, ये सिंगल बॉन्ड का साइन है, सिंगल बॉन्ड का साइन। जैसे कि मान लीजिए हमें Cl और Cl में कराना है, Cl और Cl में, ये सिंगल बॉन्ड का साइन मैंने बताया। तो Cl का हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7 होता है, प्लस और एक Cl यानी कि 7। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देगा इस, तो आप देख सकते हैं, तो इसका भी 8 अलग हो गया और इसका भी 8 ऐसे हो गया। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका भी 8 है और इसका भी 8 है। तो अब हम बात कर लेते हैं डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हो ऑक्टेट फिलअप होने के लिए और बॉन्ड बनने के लिए। मतलब जैसे कि अगर हम लोग डबल बॉन्ड की बात कर ले, सिंगल बॉन्ड की तो हम लोग बात कर ली गाइस। तो डबल बॉन्ड की अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे कि CO2, आप यहाँ पे देख सकते हैं C एक ही है लेकिन O 2 है, O2 है। अगर हम लोग बात कर लें C के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तो 2 4 होता है गाइस। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं C की बात कर ले तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और अगर O की बात कर लें, O, तो हम लोग जानते हैं इसका 6 होता है, 2 6 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो लास्ट में जो होता है वही इसका डॉट स्ट्रक्चर बनता है। तो 6 यहाँ पे इसका डॉट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि O 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 O लेना पड़ेगा और 1 कार्बन लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसे कंबाइन कर दें 1 2 3 4 5 6, और इसके 4 हैं, हम लोग जानते हैं इसके 4, और 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है गाइस। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड इसके बीच में है क्योंकि CO 2 गो है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, जैसे कि O डबल बॉन्ड O ऐसे हो जाएगा गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड। और यहाँ पे 1 लाइन का मीनिंग होता है 2 डॉट गाइस। 1 लाइन मतलब 2 डॉट, अगर 2 लाइन है तो 4 डॉट। तो ये आप याद रख लेना डबल बॉन्ड के बारे में। तो ऐसे डबल बॉन्ड बन सकता है। और एक एग्जांपल लेते हैं डबल बॉन्ड का O2। मान लीजिए O2 हमें बनाना है, O2 बनाना है। तो O का हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन O2 है गाइस, O2 है। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, आप जानते ही होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, जो कि डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा गाइस। तो यहाँ पे 4 बीच में हो जाएंगे, 4
बीच में 4 हो जाएंगे और ये O यहाँ पे इसका आ गया। तो ये इसका ऑक्टेट फिलअप हो गया और ये इसका ऑक्टेट ऐसे फिलअप हो गया। तो ये इसका डायग्राम बन गया गाइस। तो अब हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की गाइस, तो जिसमें 3 शेयरिंग हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। जैसे कि मान लीजिए हमें नाइट्रोजन में बॉन्ड बनाना है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग जानते हैं, यहाँ पे बॉन्ड 3 यानी कि 5 होता है और एक नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 होता है गाइस। तो अगर इन दोनों में बॉन्ड कराएं तो आप देख सकते हैं ये ऑक्टेट फिलअप हो गया 6 to 8 और यहाँ से ये फिलअप हो गया। तो ये इसका बन गया, जैसे कि इसका 3 हो जाएगा 3, यहाँ पे एक लाइन का 2 डॉट सिंबल है, मतलब यहाँ 6 हो गया और 2 8, यहाँ पे भी 2 ऐसे इसका बॉन्ड हमने बना के दिखा दिया। तो इस तरह से बात थी गाइस ये बॉन्ड्स की। अगर इसके कोवेलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, प्रॉपर्टीज़ की, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकता है, ये सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकता है गाइस। और तीसरा इसका लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था गाइस कोवेलेंट बॉन्ड का। तो अब हम बात करेंगे मेनली चैप्टर की, यानी कि कार्बोनाइड्स कंपाउंड। तो ये हमें जानना ज़रूरी था वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्बोनाइड्स कंपाउंड के बारे में। तो इस चैप्टर की शुरुआत से आपको एक चीज़ याद रखनी है इसकी, कार्बन और उसके कंपाउंड्स हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन और उसके कंपाउंड्स हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड। तो पहले क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है गाइस। तो उसका आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4 होता है, जो कि लास्ट में उसका वैलेंसी 4 है गाइस, वैलेंसी 4 है। तो ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम देगा नहीं गाइस, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करना बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसके कारण ये सिर्फ अमाउंट शेयर कर सकता है, ना कि ट्रांसफ़र, ना कि लूज़ और गेन कर सकता है। इसीलिए तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ आप आंसर लिखेंगे। पहला है टेट्रावैलेंसी, मतलब इसका वैलेंसी 4 है, जो कि मैंने आपको समझा दिया, टेट्रावैलेंसी। और सेकंड है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है गाइस? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, मतलब कार्बन खुद में लिंक होके एक लॉन्ग चेन बना सकता है, ऐसे एक लॉन्ग चेन बनाता जाएगा ये। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं गाइस। तो अब इसके हम लोग कंपाउंड के बारे में जानेंगे। अब इसके कंपाउंड, कार्बन के मेनली हम लोग कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो हमें पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जानना पड़ेगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे मेनली 3 एलोट्रॉप्स होते हैं गाइस। पहला तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। तो इसके बारे में ज़्यादा एनसीईआरटी में दिया नहीं गाइस, इन दोनों के बारे में दिया है। तो आप अगर इसके डायमंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बहुत शाइनी होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो आप ये दोनों में डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये उतना शाइनी नहीं होता, तो आप ये लिख सकते हो। तो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर डायमंड के स्ट्रक्चर की बात कर ले गाइस, तो डायमंड के स्ट्रक्चर की अगर बात कर ले, स्ट्रक्चर ये एक बॉक्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो कभी भी पूछ सकता है आपसे। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर का होता है। अगर बात कर ले हम तो ये ऐसा मेनली ऐसा बनाता है, फिर ऐसा 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 ऐसे बनाता चलेगा, ये ऐसा, ये ऐसे बनाता चलेगा इस ऐसे, फिर एक ऐसे इसका आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से ये बनाता चलता है, इस तरह से बनाता चलता है। ये हो गया डायमंड का स्ट्रक्चर। अब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट एक टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ग्रेफाइट ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है वैसे, फिर यहाँ पे
ऐसे, तो ऐसे टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ग्रेफाइट। तो अगर बकमिस्टर फुलरिन की बात करें तो वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे यहाँ पे जोड़ दीजिएगा इसे, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये बकमिस्टर फुलरिन है, ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है। तो ये ग्रेफाइट है। तो अब हम बात कर लेंगे, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमने पढ़ लिया गाइस, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसी के साथ ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन खत्म होता है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं गाइस उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ वहाँ पे आपको एक लिस्ट याद रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें यहाँ पे कौन कौन से पढ़ने हैं। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला तो हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड हमें पढ़ना है हेलो एल्केन्स, थर्ड एल्कोहल्स, फोर्थ एल्डिहाइड्स, फिफ्थ कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हमें ये 6 मेन पढ़ने गाइस। तो चलिए पहला यानी कि हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले हमें ये सीरियल नंबर याद रखना पड़ेगा कि कौन से कंपाउंड कौन से नंबर पे आता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, पहले पे आता है मिथ, आपको मिथ याद रखना है। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे कौन कौन से कंपाउंड आपको याद रखने हैं। आपको सिर्फ याद रखना है 1 नंबर में मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, ये आपको याद रख लेना है। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स 3 तरह के होते हैं गाइस, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। तो एल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, एल्केन्स। एल्कीन्स और एल्काइंस को अनसैचुरेटेड बोला जाता है और एल्केन्स को हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो अब हम बात कर ले एल्केन्स की। तो एल्केन्स की बात कर ले तो इसका फॉर्मूला मेनली होता है गाइस, आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसके बाद आप नाम बना पाएंगे आसानी से। तो इसका फॉर्मूला है, एल्केन्स की अगर बात कर ले, एल्केन्स की बात कर ले तो फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है, सीरियल नंबर, जो मैंने आपको यहाँ पे याद कराया। तो यहाँ पे आपको नेमिंग कैसे करनी है, तो ये पहले मैं आपको बता दूँ, ये फार्मूला से आप क्या समझ सकते हैं। तो फार्मूला मतलब CnH2n+2, CnH2n+2 मतलब Cn, मान लिया आपको दिया, मिथ में आपको हमेशा ये लास्ट के याद रखने हैं, इंस आइंस, एंस इंस आइंस। मतलब आपको अगर एल्केन का पहला बोला, एल्केन का पहला का आप बताइए क्या नाम होगा, तो एल मिथ यहाँ पे है और एन्स मतलब एन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एन मतलब मीथेन, फिर एन यहाँ पे लगा देंगे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो अब इन की बात कर ले, इन की, तो आप बोलेगा कि एल्कीन की तीसरी बताइए, तो आप क्या कहेंगे, प्रोपीन, और बोलेगा एल्काइन की चौथी बताइए, तो आप बोलेंगे ब्यूटाइन, YNE। आखिरी के 3 आपको याद रखने हैं नाम के लिए। तो अब अगर बात कर ले फार्मूला की, तो पहले वाले की फार्मूला यानी कि CnH2n+2 मतलब Cn यानी कि आपको पहले का निकालने दिया तो C1H2n मतलब H2+2। तो ये फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, मीथेन का C, आप देख सकते हैं 1 या 1, CH2+2 4, CH4 इज़ द फार्मूला ऑफ मीथेन। तो इस फार्मूला से हमने निकाला। तो वैसे इथेन की बात कर लें तो यहाँ पे आप 2 बैठाओगे, C2H2+2, तो C2H4 यानी कि इथेन का फार्मूला क्या हो गया, C2H4। यस। तो अब हम बात कर ले एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स का फार्मूला बात करेगा इस, तो CnH2n इसका फार्मूला होता है।
इसकी फॉर्मूला की बात करें तो इसका होता है CnH2n बस। जैसे कि मीथीन तो होता नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है गाइस। आपको याद रखना है कि एल्कीन्स हमेशा इथीन से स्टार्ट होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस हमेशा इथीन से स्टार्ट होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस हमेशा इथीन से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि एल्कीन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल, और ये दोनों में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल और ट्रिपल, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अगर एल्कीन्स और एल्काइंस पे डबल बॉन्ड होता है तो सिंगल कंपाउंड से क्या डबल बॉन्ड बन सकता है? तो इसके लिए कम से कम तो 2 चाहिए, तो इसलिए इथीन से ये इथीन और इथाइन यहाँ पे सेकेंड से स्टार्ट होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ पे CnH2n मतलब C2, यहाँ पे C2H4, तो ये इथीन का फॉर्मूला हो गया। तो अब एल्काइन की बात करें तो यहाँ पे CnH2n-2, मतलब अगर इथाइन की बात करें तो Cn तो C2H4-2, तो C2H2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो एल्कीन एल्काइन का आप कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे गाइज, मुझे लगता है। तो इसका आपको स्ट्रक्चर भी बनाने दे सकता है। तो अब स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर ले, स्ट्रक्चर की। जैसे कि मान लीजिए आपको सबसे आसान वाला ले रहा हूँ मैं, एल्केन, आपको मीथेन का दिया, मीथेन यानी कि आप जानते हो CH4 इसका फॉर्मूला है, तो C है और H 4 है, तो इसके आप जानते हैं 4 हाथ हो सकते हैं, ऐसे सबके 4 हो सकते हैं गाइस। जैसे C के कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, मतलब 4 टेट्रावैलेंसी है जो हमने पढ़ा, तो C यहाँ पे 4 हैंड से 4 शेयरिंग कर सकता है, तो यहाँ पे इसके हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन लिख देंगे, जैसे कि C, और यहाँ पे चारों तरफ हम लोग HHH लिख देंगे। तो यहाँ पे CH4 का ये डायग्राम, तो ये CH4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया गाइस, स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्वेश्चन तो कार्बन एंड कंपाउंड से बहुत सारे आ सकते हैं गाइस। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको डायग्राम बनाने दे सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लाइन मतलब 2 डॉट होते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको इसका डायग्राम बनाने दिया जाए तो यहाँ पे 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट और 2 डॉट, यहाँ पे आप HH HH, तो ये इसका डायग्राम हो गया। तो वही इसको आपको बॉन्ड दिखाने कहा गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है, और आपको डायग्राम बनाने दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये इसका ऑक्टेट फिलअप कर दिया, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका, तो ये इसका डायग्राम भी हो गया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन से आ सकते हैं गाइस। तो अब हम बात करेंगे एल्काइल ग्रुप की। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप की अगर हम लोग बात कर लें, एल्काइल ग्रुप और आपको इसमें से ये बहुत वास्ट चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा सा समरी वाइज इसे रख रहा हूँ। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे भी अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ये गारंटी है मेरी। तो एल्काइल ग्रुप की अगर बात कर ले, एल्काइल ग्रुप, तो अगर हम लोग तो ग्रुप फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, मतलब अगर कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए CH4 है, तो ये मीथेन है, तो यहाँ से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा दें CH3, तो ये मीथाइल हो जाएगा, मीथाइल, ये YL लग जाएगा इसका। अगर इसका हम लोग कोई भी कंपाउंड से उसका एक हाइड्रोजन हटा दें तो उसका मिथ तो रहेगा ही, ये जो कॉमन नेम से ये रहेंगे, लेकिन YL लग जाएगा। जैसे कि इथेन मान लीजिए C2H4, C2H6, तो अगर इसके हम लोग C2H5 बोल लें तो ईथाइल हो जाएगा, ये ईथाइल। तो इस तरह से बस एल्काइल ग्रुप का इतना ही था। तो अब हम लोग बात कर लेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो साइकिल में बनते हैं गाइस, मतलब सब तरफ से जॉइंट होते हैं। जैसे आपने देखा कि ये मान लीजिए मीथेन का है, तो ये सब तरफ से खुले हुए हैं, आप देख सकते हैं ये खुले हुए हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक जो जॉइंट होंगे सब तरफ से। तो आपको यहाँ पे पहले तो साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे आपके बुक में दिया हो, जो आपके सिलेबस में गाइस। साइक्लोहेक्सेन मतलब आपको साइक्लिक बनाना है। साइक्लोहेक्सेन मतलब कार्बन कितने होने चाहिए? 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पहले 6 कार्बन्स बना लो, उसके बाद आप ऐसे लाइन वाइज देते जाओ ये, और आपको ऐसे ऐसे कार्बन्स देने हैं।
ये C6H12, ये आप देख सकते हैं कि मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया है, साइक्लोहेक्सेन बनाया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, C6H12। C6H12 इसका फॉर्मूला आ रहा है, जो कि होना चाहिए C6H14। लेकिन अगर हम लोग साइक्लिक उसको कर देंगे, तो अगर हम लोग नॉर्मली बनाएं हेक्सेन का अगर हम लोग बनाएं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 4 हैंड सबके बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 बने। लेकिन अगर हम लोग साइक्लिक बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा। तो आप पहले साइक्लिक बना के देखना, किसी का भी दिया जाए, और आपको मान लीजिए ये साइक्लोपेंटेन बोला बनाने के लिए, साइक्लोपेंटेन हम लोग जानते हैं उसका नॉर्मल फार्मूला C5H12 होता है, लेकिन यहाँ पे बनाते देखते क्या होता है, ये ऐसे बन गया, ये 1 2 3 4 ये बन गया, यहाँ पे 2 2 देने हैं, यहाँ पे C5H10 ही बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये आप कैसे समझो, ये मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि जब भी साइक्लो लग जाए, एल्केन्स के ग्रुप के आगे साइक्लो लग जाए, तो आप एल्कीन का फॉर्मूला लगा देना, एल्कीन CnH2n, तो ये नॉर्मली बन जाएगा। तो अब हम बात करें बेंजीन की, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा गाइज, ये आपका एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल नहीं कहा जाएगा गाइज, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसके स्ट्रक्चर बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसमें नॉर्मली 6 हैं, ये तो यहाँ 2 2 होगा ही, साइक्लो में होता है, साइक्लिक में, ओके, यहाँ पे 2 2 तो होगा ही गाइस। 2 2 इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 हैंड 2 हैंड इसके हुए और 2 हैंड यहाँ बच गए, तो 4 इसके हो गए, ऐसे ऐसे करके 4 सबके हो गए। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड, मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ पे 6 बना ले, 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन की बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ से आपको 1, यहाँ पे सेकेंड बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ डबल, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है गाइस, बेंजीन। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ सिंगल हाइड्रोजन लगेंगे और कहाँ कहाँ डबल तो मुझे नहीं लगता लगेगा गाइस। यहाँ पे डबल है, ये 3 है, तो यहाँ पे 1 4 हो गए, 2 1 3, यहाँ पे 1 4 हो गए, 2 1 3 1 4, ऐसे करके सब जगह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी बन चुका है C6H6। तो आप इसका जो भी है फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चर, तो आप इसे प्रैक्टिस करोगे गाइस तो ये हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं। तो अगर हम लोग नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड की बात करें गाइस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स की बात करें, तो एल्केन्स में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तीनों तक मिथ इथ प्रॉप तक नेम सेम रहता है, चाहे वो कॉमन नेम हो या IUPAC नेम हो। IUPAC नोमेनक्लेचर कहा जाता है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है गाइस, अगर आपको पता हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ये प्रोपेन तक सेम रहता है, ये मैं सैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। तो और ब्यूटेन से कॉमन नेम सबका ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन ऐसे रहेगा, लेकिन अगर उसके IUPAC नेम के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे N ब्यूटेन ऐसे लग जाएगा, N ब्यूटेन, N पेंटेन, N हेक्सेन ऐसे। तो अब अगर हम लोग अनसैचुरेटेड की बात करें तो उससे पहले हमें एक चीज़ पढ़नी होगी, जो कि आपने अगर बुक रीडिंग की है तो आपने देखा ही होगा, जो कि है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स की अगर हम लोग बात कर लें,
आइसोमर्स आइसोमर्स आइसोमर्स। तो आइसोमर का मतलब है कि वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो इसको आइसोमरिज्म भी कहा जाता है गाइस, आइसोमरिज्म। तो आइसोमर की बात कर ले गाइस, तो कितने आइसोमर हो सकते हैं ये हमें मेनली देखना है। तो अगर हम लोग बात कर ले अब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड के बारे में, उसके बाद हम लोग आइसोमर्स पे फिर से आएंगे। तो अगर हम लोग लॉन्ग ब्रांच चेन की बात कर ले, मान लीजिए हम लोग इथीन की बात हम लोगों ने कर ली, इथीन की बात अगर हम लोग कर ले तो हम लोग जानते हैं इथीन का फॉर्मूला मिथ इथीन एल्केन एल्कीन है तो CnH2n मतलब C2H4। तो यहाँ पे C हम लोग डबल बॉन्ड जानते हैं C2 लगेगा, यहाँ पे H4 है, हम लोग जानते हैं H कितने हैं 4। तो जब यहाँ पे H4 लग गया गाइस, H4 यहाँ पे H4 मतलब 2 इसमें होंगे और 2 इसमें होंगे। तो आप एक चीज़ सोचो कि क्या इसके 4 हैंड पूरे हो रहे हैं दोनों के? नहीं। कब पूरे होंगे? जब बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरह से आप डबल बॉन्ड का ट्रिक भी सीख सकते हो। तो ये इसका डबल बॉन्ड हो गया। तो इसके अगर हम लोग नेमिंग की बात कर ले तो यहाँ पे लीन लग जाता है, YLENE, IUPAC नेम में YLENE लग जाता है। अगर हम लोग डबल बॉन्ड वाले बात करें, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स में YLENE लग जाता है। अगर हम लोग बात कर ले प्रोपीन की अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले, जो कि आपको पता हो, प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H6। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए C3 लिख लेते हैं, C3। तो यहाँ पे H6 मतलब सब में 2 H2 2 ये हमने ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एल्कीन और एल्काइन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको हमेशा याद रखना है। एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको डबल बॉन्ड हमेशा लास्ट में लिखना है। तो इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स भी हैं गाइस, वो अगर आप ध्यान दें तो आपको हमेशा लेना है लॉन्गेस्ट चेन। नाम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से लिखना है, नाम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से लिखना है। और बॉन्डिंग जो डबल बॉन्ड होगा वो लास्ट एटम के साथ करना है, डबल बॉन्ड लास्ट एटम के साथ, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो मिडिल वाले एटम के साथ, ट्रिपल बॉन्ड मिडिल वाले एटम के साथ आपको करना है मेनली। और अगर हम लोग बात कर ले, ऐसे अगर कोई ग्रुप रह जाता है नेमिंग में तो उसका नेम हम लोग को सेपरेट से लिखना है। जैसे कि ये मिथाइल है तो हमें मिथाइल लिखना होगा, उसके बाद अगर ब्यूटेन बना तो मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा। और पोजीशन भी हमें लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे एक बना C, ये यहाँ पे एक बना, यहाँ पे 3H है, यहाँ पे HH बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर पे है तो 3 है मतलब CH3 मिथाइल, 2 मिथाइल। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 मिथ इथ प्रोप 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से ये रूल से आपको नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो 1-2 एग्जांपल्स ट्रिपल बॉन्ड के भी लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड की अगर नेमिंग की बात कर ले गाइस तो C2H2 यानी कि इथिलीन की अगर हम लोग बात कर ले, इथिलीन की अगर बात कर ले, इथिलीन की मेन हम लोगों को नोमेनक्लेचर आइसोमर्स के लिए याद रखना गाइस, इसमें तो हो ही जाएगा। जैसे कि इथिलीन की बात कर ले, C2H2 फार्मूला होता है इथिलीन का C2H2। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं मिडिल वाले आइटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड कराएंगे क्योंकि एल्काइन है।
और यहाँ पे H और ये H हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे आपको इसके नेम याद रखने पड़ेंगे। इथिलीन तो ये कॉमन नेम आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसका IUPAC नेम होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन एसिटिलीन होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले इथाइन के बाद प्रोपाइन की, तो होता है, आप देख सकते हैं अगर हम लोग प्रोपाइन का बनाएं, प्रोपाइन का फॉर्मूला आप जानते हैं C3H6 C3H4 होता है C3H4। तो यहाँ पे हम लोग C1 इसके साथ ले अगर ट्रिपल बॉन्ड तो 314 और इसका ये C3H4 ये बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं ये मिथाइल बना है, मिथाइल एसिटिलीन। आपको ये याद रखना है। तो ऐसे नोमेनक्लेचर इसका आगे बढ़ेगा, मिथाइल एसिटिलीन वैसे करके आगे बनेगा, मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, ऐसे इसका नेमिंग आगे बढ़ेगा। तो आइसोमर्स की बात कर लेगा इस, तो कितने आइसोमर्स किसके हो सकते हैं। तो अगर हम लोग मेनली आपको एक एग्जांपल लेके समझाएं तो आपको समझ में आसानी से आएगा। तो मेनली अगर हम लोग एग्जांपल ले ले ब्यूटेन का एग्जांपल ले ले और देखते हैं कि कितने आइसोमर्स उसके बन सकते हैं। तो ब्यूटेन का अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएं, ब्यूटेन हम लोग जानते हैं C5H12 तो C1 2 3 4 5 ये G लग रहा है 5, ये यहाँ पे भर देंगे हम लोग हाइड्रोजन, तो ये C5H12 बन गया। तो इसका हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, पहला तो ये बन सकता है, इसे हम लोग N ब्यूटेन कहते हैं, आपको पता ही होगा, इसकी नेमिंग हो गई। सेकंड ये 3 हम लोग यहाँ ले सकते हैं, चौथा भी ले सकते हैं, एक को हम लोग नीचे ले आएंगे यहाँ, ये। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, पहले नेमिंग में हम लोग सेकंड वाले में देखेंगे, सेकंड नंबर में मिथाइल या इथाइल का जो हम लोग एल्काइल ग्रुप का नाम देंगे वो सबसे क्लोजेस्ट चेन में देखेंगे, और लास्ट में जो नाम लिखते हैं जैसे कि मिथाइल प्रोपेन जो लास्ट में लिखते हैं उसमें हम लोग लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 नंबर पे यहाँ पे है तो 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेकंड इसका बन गया। तीसरा अगर हम लोग बनाना चाहें तो यहाँ पे 1 2 3 ले सकते हैं, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 मिथाइल बने, आप देख सकते हैं डाई मिथाइल मिथ इथ प्रोप, डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये नोमेनक्लेचर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगेगा गाइस, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हार्ड लग सकता है। तो अब हम लोग बात कर लेंगे होमोलोगस सीरीज़ की। होमोलोगस सीरीज़ में होता है गाइस कि सिमिलर कंपाउंड होते हैं लेकिन वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इथेन है एक, और एक मीथेन है, मीथेन और इथेन है, आप देख सकते हैं मीथेन और इथेन 2 है। तो ये कितने से डिफर कर रहे हैं ये हम लोग देखते हैं। तो ये CH4 है इसका, और इसका C2H6, आप देख सकते हैं यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है। तो यही मेनली होमोलोगस सीरीज है और कुछ नहीं। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो फंक्शनल ग्रुप्स में हमें टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, हेलोजन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एल्कीन और एल्काइन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। तो अगर हम लोग बात कर ले हेलो एल्केन्स की गाइस, तो हेलो एल्केन्स लिखा हुआ मतलब ये मेनली एल्केन्स में ही होगा। तो अगर किसी भी एल्केन से, तो हेलोजन पहले हम लोग जानेंगे हेलोजन एलिमेंट्स होते क्या है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन एलिमेंट्स है। तो अगर किसी भी एल्केन से, यानी कि मान लीजिए CH4 है, तो एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होके कोई भी हेलोजन एलिमेंट जैसे कि CH3 एक हट गया, उसके जगह पे क्लोरीन आ गया, तो CH3Cl आ गया, तो इसे हम कहेंगे हेलो एल्केन्स। तो ऐसे आ सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन भी आ सकता था CH3Br। तो यहाँ पे मेनली इसका आपको नाम पूछा जाएगा, नेमिंग। तो यहाँ पे
आप बोल दोगे पहले हमेशा हेलोजन का नाम आएगा तो आप बोल दोगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, ऐसे आपको ओ लगाना है लास्ट में और इसकी नेमिंग कर देनी है। जैसे कि ये हो गया क्लोरोमीथेन। तो अब हम लोग बात करेंगे अल्कोहल ग्रुप की। तो अल्कोहल ग्रुप में गाइस हम लोग OH से पहचानेंगे। तो OH से मेनली सबका लास्ट से एक H माइनस होगा, जैसे कि यहाँ पे CH4 है फिर से, तो यहाँ पे इसका लास्ट का H रिप्लेस हो जाएगा OH से। तो मेनली आपको याद रखना है, जैसे कि हेलो एल्केन्स में Cl से माइनस रिप्लेस हो रहा था, यहाँ पे OH से हो जाएगा तो CH3OH। तो इसका अगर कॉमन नेम की हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हैं CH3 मतलब मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल, और OH का एल्कोहल है तो एल्कोहल। और यहाँ पे अगर इसके IUPAC नेम की बात कर ले तो यहाँ पे जो भी है मिथ रहेगा और OH अगर रहे तो यहाँ पे एनोल हो जाता है, एनोल। तो इसका अगर IUPAC नेम की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा मेथानॉल। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की भी बात कर ले गाइस, तो हेलो एल्केन्स की स्ट्रक्चर की बात कर ले तो वहाँ पे जहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा है वहाँ पे वो जो क्लोरीन आया है वो रह जाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन हटा है जैसे कि CH3 है, यहाँ पे H यहाँ पे 3 आया और एक जगह OH आ जाएगा, तो ऐसे इसका फिगर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि CHO ग्रुप होगा, मतलब C से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। तो ये आपको फिगर बना के ही पता चलेगा गाइस। जैसे कि मान लीजिए मिथेनॉल है, एल्डिहाइड का नेमिंग में लास्ट में IUPAC नेमिंग में हमेशा एनल लगता है, ये आप जान लीजिए। तो मिथेनॉल है तो यहाँ पे C है तो एक डबल बॉन्ड O होगा ही और एक H होगा, तो यहाँ पे 3 है तो एक जोड़ने के लिए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HCHO। आप देख सकते हैं यहाँ पे HCHO, ये इसका फिगर हो गया। तो इसका कॉमन नाम क्या होगा? कॉमन नाम होता है गाइस फॉर्मलडिहाइड, यहाँ पे डिहाइड लास्ट आ जाता है, फॉर्मलडिहाइड, डिहाइड, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। और इसका IUPAC नेम है, लास्ट में एनल लग जाएगा तो मिथेनॉल। तो वैसे ही अगर हम लोग बात कर लेंगे इथेनॉल की तो उसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मल, एसिटल, फॉर्मल और एसिटल ही नाम याद रखना है। उसके बाद तो प्रोपेन से आपका प्रोपिनेल डिहाइड ऐसे हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कीटोन ग्रुप की। और एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा लास्ट में होता है गाइस। मान लीजिए अगर 2 कार्बन होते या 3 कार्बन होता तो सबसे थर्ड वाला जो कार्बन है वहाँ पे डबल बॉन्ड CHO ऐसे बनेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कीटोन ग्रुप की। तो अगर हम लोग बात कर ले कीटोन ग्रुप की गाइस, तो कीटोन ग्रुप हमें CO से पहचान सकते हैं, मतलब C पे डबल बॉन्ड O का होगा और ये हमेशा मिडिल में होता है। अगर 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट से ही ये स्टार्ट होगा गाइस, क्योंकि मिडिल में होगा तो कम से कम 3 चाहिए। तो ये प्रोपेन प्रॉप से ही स्टार्ट होगा हमेशा, प्रॉप से, मतलब मिथ ईथ का इसमें कोई काम नहीं है, प्रॉप से स्टार्ट होगा और इसकी नेमिंग में एनोन लगेगा। जैसे कि अगर हम लोग मान ले एक एग्जांपल ले लें हम लोग प्रोपानोन का, मतलब कि प्रोपानोन हम लोग जाते हैं मिथ ईथ प्रॉप, यानी कि 3 रहते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम लोग 3 ले लेंगे। और तो अगर प्रोपानोन की बात करें गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिडिल में होगा, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिडिल में है और ये इसका नेमिंग CH3COCH3 बन रहा है, मतलब मिथाइल। और इसके नाम की बात कर ले एसीटोन, इसे हम पढ़ेंगे एसीटोन, एसीटोन, इसका कॉमन नेम एसीटोन हो जाएगा गाइस। उसके बाद ब्यूटेन से जो भी नेम बनेगा, जैसे मिथाइल, इथाइल, कीटोन, तो वैसे आप बना सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें गाइस तो इसे हम COOH से पहचानते हैं, COOH मतलब C के साथ एक डबल बॉन्ड होगा O का और OH बनेगा, मतलब C का एक डबल बॉन्ड होगा और एक OH ऐसे बनेगा। तो अगर इसके एग्जांपल की बात कर ले तो जैसे कि हम बना सकते हैं मिथानोइक एसिड। तो हम लोग जानते हैं COOH बनेगा, तो पहला C है तो एक तो डबल O बन गया, एक OH और यहाँ पे एक H लग गया, तो HCOOH। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा मिथानोइक एसिड, IUPAC नेम मिथानोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा गाइस फॉर्मिक एसिड। आपको ऐसे याद रखना, फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा फंक्शनल ग्रुप खत्म होता है गाइस। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कंबशन। तो अगर हम लोग बात कर ले कंबशन की गाइस, तो कंबशन वो प्रोसेस है जो जब हम कार्बन कंपाउंड को एयर में बर्निंग करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, लाइट एनर्जी हमें मिलती है। जैसे कि इस चैप्टर में हमें मीथेन का बर्निंग दिया गया है, कंबशन दिया गया है, जैसे CH4 जो कि उसका रिएक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिएक्शन है
CH4 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं गाइस, वो एयर में जब बर्न होते हैं तो वो ब्लू नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो वो कौन सा फ्लेम देता है, और अनसैचुरेटेड बर्न होता है तो कौन सा देता है। तो अनसैचुरेटेड बर्न होता है तो वो देता है येलो सूटी फ्लेम, नॉन सूटी नहीं, वो येलो सूटी फ्लेम देता है गाइस। उसमें एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है उस समय, वो जो फ्लेम देता है उससे। तो आगे बात करें हम लोग तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है जिसमें हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह कोई और एटम लगा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CH4 का एग्जांपल दिया गया है, वहाँ पे हम लोग Cl2 के साथ उसका रिएक्शन करवाया और यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दिया Cl ने CH4 से एक हाइड्रोजन आटम जो कि CH3Cl प्लस HCl यहाँ पे बन गया। तो ये रिएक्शंस जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद करने ज़रूरी है गाइस, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है बेसिकली। तो अब हम बात करें एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट करने के लिए, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ Ni कैटलिस्ट और हीट होता है। जो कि उसका रिएक्शन मैंने ऊपर दे रखा है, आप देख सकते हैं, ये उसका रिएक्शन है गाइज, ये कि CH2 जब इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब C2, आप देख सकते हैं इथीन यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें जब हम लोग हाइड्रोजन मिलाएंगे, हाइड्रोजनेशन जो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और हीट उसमें देंगे तो वो इथेन बन जाएगा जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेजिटेबल घी बनाने में हेल्प करता है वेजिटेबल ऑयल से, जो इसका भी मैंने रिएक्शन नीचे दे दिया है, जो कि वेजिटेबल ऑयल है। उसमें जब हम लोगों ने हाइड्रोजन डाला तो वेजिटेबल घी यानी कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बन गया या हाइड्रोकार्बन बन गया। तो आगे बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल की हम लोग अलग अलग रिएक्शन देखेंगे गाइज। तो इथेनॉल में पहला रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है। तो इथेनॉल का कंबशन हम कराएंगे तो आप देख सकते हैं CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी मिलेगा। ऑक्सीडेशन अगर हम लोग कराएंगे गाइज, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने O लगाया है, इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। और यहाँ पे एसिडिफाइड एल्कलाइन KMnO4, यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 होगा गाइज, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH और वाटर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो आगे बात कर ले हम, तो अगर इसके हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करें, डिहाइड्रेशन मतलब कंपाउंड से वाटर को निकाल लेना। तो डिहाइड्रेशन की अगर हम लोग बात कर ले गाइस तो आप देख सकते हैं इथेनॉल का डिहाइड्रेशन जो कि कंसनट्रेटेड H2SO4 जिसका काम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का है और 170 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वो इथीन प्लस वाटर बन जाता है, इथीन प्लस वाटर बन जाता है। तो अब हम बात कर ले सोडियम मेटल टेस्ट की। तो इथेनॉल में जब हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम इथॉक्साइड यानी कि C2H5ONa प्लस H2 बनेगा। तो अब अगर हम लोग बात कर ले इथानोइक एसिड की, इथेनॉल के बारे में हम लोग देखा तो उसी टाइप से हम इथानोइक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो ऊपर दो रिएक्शन, मैंने 3 रिएक्शन बेसिकली लिखे हैं, जो कि जब हम लोग CH3COOH मतलब इथेनोइक का एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप देख सकते हैं CH3COONa बनेगा, वाटर बनेगा। वैसे ही सोडियम इथानोइड बोलते हैं इसे गाइस, सोडियम इथानोइड CH3COONa को, और उसका जब हम लोग Na2CO3 या NaSCO3 के साथ कराएंगे तो भी यही बनेगा, यानी कि सोडियम इथानोइड और CO2 प्लस H2O। तो अब अगर हम बात कर ले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बताइए। तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को जब हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में रिएक्शन करवाते हैं तो CH3COO C2H5 बनता है, जिसे हम लोग इथाइल इथानोएट कहते हैं, मतलब इथाइल एसीटेट, जो कि स्वीट स्मेलिंग एस्टर होता है, वही एस्टर है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3COOH और C2H5 में से यहाँ पे OH इधर का और इथेनोइक एसिड का H मिलके यहाँ पे वाटर बन गया है गाइस। तो अब अगर आगे हम लोग बात करें तो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आप देख ही सकते हैं, CH3COO C2H5 मतलब एस्टर में जब हम लोग NaOH डालेंगे तो वो जो कि नीचे लिख रखा है मैंने, एस्टर में जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो सोप प्लस ग्लिसरॉल यानी कि CH3COO Na सोप का फॉर्मूला है प्लस ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो अब हम लोग बात कर ले
कि सोप का क्लीनिंग एक्शन कैसा होता है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्पेरिकल जैसा बन गया है, ये जो स्पेरिकल जैसा बन गया गाइस, इसे मिसिल कहा जाता है, मतलब स्पेरिकल एग्रीगेट, इसे मिसिल कहा जाता है। तो इसका जो ऊपर वाला एंड है गाइस वो हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक होता है, और नीचे वाला एंड हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब कि जो वाटर के पास जाना चाहता है, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से भागना चाहता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं वाटर से भाग रहा है उसका आगे का एंड जो कि सोप मॉलिक्यूल्स का, जिसके कारण जो अंदर का एंड है वो जाके डर्ट पे लगता है और डर्ट को उस गंदे सरफेस से उठा देता है, जिसके कारण जब हम उसे रब करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। तो अब हम बात कर लें सोडियम और डिटर्जेंट की डिफरेंस की, जिससे आप डिटर्जेंट का भी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो सोप जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और डिटर्जेंट जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड होते हैं। और सोप जो है हार्ड वाटर में काम नहीं करता, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करता है। सोप बायोडिग्रेडेबल है, डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सोप बहुत वीक क्लीनिंग एक्शन होता है, डिटर्जेंट का बहुत अच्छा क्लीनिंग एक्शन होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है गाइस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल, बाय बाय।